बेटी का त्याग और भिखारी का रहस्य, एक प्रेरणादायक कहानी। दरवाजे पर खड़ा भिखारी कुछ खाने के लिए मांग रहा था। तभी संध्या की चाची आईं और उससे कहने लगीं, मेरे पास तुम्हें देने के लिए इसके अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने संध्या का हाथ पकड़ा और उस भिखारी की तरफ धकेल दिया। संध्या अनाथ थी, वो अपनी चाची के साथ रहती थी। चाची उस पर बहुत अत्याचार करती थी। संध्या रो रही थी, चाची की विनती कर रही थी कि चाची मुझे इसके साथ ना भेजो, मगर चाची पर उसके आंसुओं का कोई असर न हुआ और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। भिखारी संध्या को लेकर एक जगह गया। वहां पहुंचकर संध्या की आंखें फटी के फटी रह गईं, क्योंकि एक गांव में संध्या नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी उम्र 18 साल थी। संध्या अनाथ थी, क्योंकि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। उनके जाने के बाद उसके पास रहने के लिए अपना कोई घर नहीं बचा था। मजबूरी में वो अपने चाचा अमर के घर आ गई। वहाँ उसे सिर छिपाने के लिए छत तो मिल गई, लेकिन अपनों जैसा प्यार नहीं मिला। अमर की उम्र लगभग 40-42 साल थी। वो गांव के चौक में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था। घर में उसकी पत्नी सुमन और उनकी एक बेटी तनु थी। तनु की उम्र भी संध्या के बराबर ही थी। एक ही घर में रहने के बाद भी संध्या का जीवन बिल्कुल अलग था। तनु घर की लाडली थी और संध्या उसी घर में एक नौकरानी की तरह रहती थी। सुबह होते ही सुमन की तेज आवाज़ पूरे घर में गूंजने लगती थी। संध्या, अभी तक सो रही हो? महारानी की तरह पड़ी रहोगी क्या? उठो और काम करो। संध्या घबराकर तुरंत उठ जाती। आंखों में नींद और मन में डर लिए वो चुपचाप काम में लग जाती। वो आंगन में झाड़ू लगाती, बर्तन साफ करती, पानी भरती और पूरे दिन बिना रुके काम करती रहती। दूसरी तरफ तनु आराम से बिस्तर पर बैठी मोबाइल चलाती रहती। वो कभी हंसती, कभी वीडियो देखती और बीच बीच में हुक्म चलाती, संध्या पीने का पानी लाओ, मेरे कपड़े प्रेस करो, मेरे जूते भी साफ कर देना। संध्या हर बार धीरे से जी कहकर सब काम करती जाती। वो ना कोई शिकायत करती और ना कोई जवाब देती। सुमन दूर से उसे घूरती रहती और कठोर स्वर में कहती, काम ठीक से करना वरना आज खाना नहीं मिलेगा। ये सुनकर संध्या के हाथ और तेज चलने लगते। भूख की वजह से वो पहले ही कमज़ोर थी और सज़ा के डर से उसका दिल कांपता रहता था। वो सारा दिन इसी तरह मेहनत करती, उसे ना आराम मिलता और न प्यार, बस आदेश और डांट ही उसकी ज़िंदगी बन गई थी। शाम हो रही थी। संध्या आंगन में झुकी हुई काम कर रही थी। उसके हाथ थकान से भारी हो रहे थे, फिर भी वो रुकी नहीं। तभी दरवाज़ा खुला और अमर घर आया। दिन भर की थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। संध्या ने उसे देखा तो तुरंत सिर झुका लिया और एक तरफ खड़ी हो गई। अमर ने एक पल के लिए संध्या को देखा। उसके मन में दया आई, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि वो जानता था कि उसकी पत्नी सुमन बहुत तेज़ और चालाक है। वो उसके सामने कुछ नहीं बोल पाता था। तभी सुमन तेज़ कदमों से वहाँ आई और गुस्से में बोली, आ गए आप? अपनी लाडली को देख लीजिए, सारा दिन आलस करती रहती है, काम कुछ नहीं होता इससे। संध्या सिर झुकाकर चुपचाप खड़ी रही। अमर ने धीमी आवाज़ में कहा, काम तो करती है। लेकिन सुमन तुरंत भड़क गई, आपको तो बस इसकी तरफदारी करनी है, क्या हम इसे मुफ्त में पाल रहे हैं? अमर तुरंत चुप हो गया। वो अपनी पत्नी के सामने मजबूर था। वो न बहस कर सकता था और न आवाज़ उठा सकता था। उसने संध्या को देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा और चुपचाप अंदर चला गया। संध्या वहीं अकेली और बेसहारा खड़ी रही। रात हो गई थी और घर में सब सो चुके थे। संध्या आंगन के कोने में पड़ी अपनी टूटी हुई खाट पर जाकर लेट गई। उसका पेट खाली था और मन दुखी। उसने आंखें बंद की, लेकिन उसे नींद नहीं आई और उसके आंसू बहते रहे। सुबह हुई तो अमर काम पर चला गया। संध्या चुपचाप एक तरफ खड़ी थी। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, सुमन का स्वर बदल गया, अब यहाँ खड़ी क्या हो, जाओ अपना काम करो। संध्या डर कर काम में लग गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। भगवान के नाम पर कुछ दे दो। सुमन दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाज़ा खोला। बाहर एक युवा भिखारी खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसकी नज़रें सीधी थीं। उसने धीरे से कहा, भगवान के नाम पर कुछ दे दो।
सुमन ने उसे गुस्से से देखा और कहा, हमारे पास कुछ नहीं है। वो दरवाज़ा बंद करने ही वाली थी कि उनकी नज़र संध्या पर पड़ी, जो चुपचाप खड़ी थी। उसी समय तनु भी वहाँ आ गई और मुस्कुराते हुए बोली, माँ, आप बिल्कुल ठीक सोच रही हैं। सुमन के चेहरे पर बेरहमी आ गई। वो भिखारी की तरफ मुड़ी और बोली, अगर कुछ लेना ही है तो इसे ले जाओ। संध्या ये सुनकर दंग रह गई। वो कांपती आवाज़ में बोली, चाची, आप ये क्या कह रही हैं? वो रोते हुए आगे बढ़ी, भगवान के लिए मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। संध्या की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन सुमन ने उसकी एक नहीं सुनी। उन्होंने संध्या का हाथ पकड़ा और ज़बरदस्ती उसे भिखारी के हवाले कर दिया। दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया और संध्या रोती हुई एक अजनबी के साथ अकेली रह गई। संध्या घर के बाहर खड़ी रो रही थी। भिखारी ने उसे देखा और कोमल स्वर में बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। संध्या ने भीगी आंखों से उसे देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। वो धीरे धीरे उसके साथ चलने लगी। गांव पीछे छूट गया और रास्ता बदलता गया। कुछ देर बाद वो एक बहुत ही सुंदर और बड़े बंगले के सामने रुके। संध्या हैरान रह गई। उसने उस लड़के को देखा, लेकिन वो चुपचाप दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। संध्या भी उसके पीछे अंदर आ गई। अंदर सब कुछ बहुत साफ और आलीशान था। वो अभी हैरान खड़ी ही थी कि एक बूढ़ी औरत बाहर आई। उन्होंने पहले संध्या को देखा और फिर अपने बेटे से पूछा, ये कौन है बेटा? संध्या चुपचाप सब देख रही थी। उसके मन में एक ही सवाल था, एक भिखारी और इतना बड़ा घर। वो डर और हैरानी के बीच खड़ी रही। बूढ़ी माँ ने फिर पूछा, ये कौन है बेटा? भिखारी एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने संध्या की तरफ देखा और कहा, माँ, ये अनाथ है, इसका कोई सहारा नहीं है, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया हूँ। इतना कहकर वो चुपचाप बंगले से बाहर चला गया। सावित्री देवी कुछ पल वहीं खड़ी रहीं, फिर उनके चेहरे पर प्यार आ गया। उन्होंने संध्या से कहा, आओ बेटी, अंदर आ जाओ। संध्या उनके साथ अंदर चली गई। वो उसे एक कमरे में ले गई और थोड़ी देर बाद खाना ला कर दिया। पहले खाना खा लो बेटा। संध्या ने धीरे धीरे खाना खाया। उसे बहुत दिनों बाद सुकून महसूस हुआ। खाने के बाद सावित्री देवी उसके पास बैठी और प्यार से बोली, बेटी, ये तुम्हारा ही घर है, अब तुम यहीं रहोगी। संध्या ने हैरानी से आसपास देखा। उसके मन में वही सवाल था, एक भिखारी और इतना बड़ा घर। उसे कुछ समझ नहीं आया और वो चुप बैठी रही। शाम हो गई थी। अमर घर पहुंचा और संध्या को ढूंढने लगा। वो नज़र नहीं आई तो उसने पूछा, संध्या कहाँ है? सुमन ने लापरवाही से जवाब दिया, मैंने उसे भेज दिया है। अमर चौंक गया, कहाँ भेज दिया? सुमन रूखे स्वर में बोली, एक भिखारी आया था, उसी के साथ भेज दिया। अमर का चेहरा उतर गया। तुमने ये क्या किया? वो एक बच्ची थी। सुमन ने कठोरता से कहा, मुझे पता है क्या करना है। फिर तनु की तरफ देखकर बोली, मेरे लिए मेरी अपनी बेटी ही काफ़ी है। अमर चुपचाप खड़ा रहा। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं पाया। उसके चेहरे पर बेबसी साफ दिख रही थी। दूसरी तरफ रात हो गई थी। बंगले में बहुत शांति थी। सावित्री देवी ने संध्या से कहा, बेटी, अब तुम आराम करो। वो संध्या को एक साफ और सुंदर कमरे में ले गईं। उन्होंने प्यार से कहा, यहाँ आराम करो। संध्या चुपचाप बेड पर बैठ गई। सावित्री देवी दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गईं। कमरे में सन्नाटा था। संध्या सोच रही थी, इतना बड़ा घर और वो भिखारी, ये सब क्या है? वो कुछ समझ ही नहीं पाई और धीरे धीरे उसे नींद आ गई। जब सुबह हुई तो सावित्री देवी कमरे में आई। बेटी उठो, सुबह हो गई है। संध्या उठकर बाहर आई और लाउंज में बैठ गई। थोड़ी देर बाद सावित्री देवी नाश्ता ले आईं। ये लो बेटी, नाश्ता कर लो। संध्या चुपचाप नाश्ता करने लगी। नाश्ते के बाद उसने हिम्मत करके पूछा, माँ जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो भिखारी कौन है और ये घर किसका है? सावित्री देवी चुप रहीं, फिर धीरे से बोली, बेटी, मैं भी सब कुछ नहीं जानती। वो थोड़ा रुकी और कहा, वो बस अपना काम करता है, ज़्यादा बातें नहीं बताता। उन्होंने संध्या को देखा और कहा, तुम चिंता मत करो, सही समय आने पर सब समझ आ जाएगा। संध्या चुप हो गई, लेकिन उसके मन में अभी भी कई सवाल थे।
संध्या धीरे धीरे उस घर के कामों में मदद करने लगी। वो सावित्री देवी का हाथ बटाती और कहती, माँ जी आप आराम करिए, मैं काम कर लेती हूँ। सावित्री देवी उसे प्यार से देखती रहती, लेकिन संध्या के मन में अभी भी उलझन थी। वो जब भी उस बड़े बंगले को देखती उसे वही भिखारी याद आता। वो कई बार पूछना चाहती थी लेकिन चुप रह जाती। धीरे धीरे वो उस घर का हिस्सा बन गई। दूसरी तरफ अमर के घर में बातें शुरू हो गईं। सुमन ने एक दिन कहा, तनु अब बड़ी हो गई है, उसकी शादी कर देनी चाहिए। अमर ने चुपचाप सुना और कहा, अगर कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो ठीक है। तनु खुश दिख रही थी। कुछ दिनों बाद एक रिश्ता आया और सुमन ने तुरंत हाँ कर दी। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। तनु की शादी हो गई। घर में एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ और तनु विदा हो गई। वो अपने ससुराल पहुंची। उसके पति का नाम आकाश था। वो देखने में तो ठीक लगता था, लेकिन असल में वो एक कामचोर और आवारा लड़का था। ये बात अभी किसी को नहीं पता थी। शादी के कुछ दिन सब ठीक रहा। तनु अपने नए घर में रहने लगी। घर में आकाश, उसकी माँ राधा देवी और पिता थे, लेकिन धीरे धीरे व्यवहार बदलने लगा। राधा देवी अब तनु में कमियां ढूंढने लगी और कहती, तुम्हें घर का काम ठीक से नहीं आता। कभी खाने की बुराई करती और कभी कहती, तुम्हें तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं क्या। उनकी बातें तनु के दिल को चुभती थीं। उधर आकाश भी बदल गया था। वो देर से घर आता और तनु से बात भी नहीं करता था। तनु को अपने ही घर में अकेलापन महसूस होता था। वो सब कुछ चुपचाप सहती रही और सोचती रही कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ कुछ महीने बीत गए। संध्या अब घर का पूरा काम संभालने लगी थी, लेकिन उसके मन में सवाल अब भी वही थे। एक रात दरवाजे पर दस्तक हुई। संध्या ने दरवाज़ा खोला तो सामने वही भिखारी खड़ा था। वो चुपचाप अंदर आ गया। सावित्री देवी उसे देखकर खुश हो गई। आ गए बेटा। रात बीत गई, उसने कुछ नहीं बताया और न किसी ने पूछा। संध्या उलझन में रही। सुबह हुई तो वह भिखारी उठा। सावित्री देवी ने नाश्ता दिया। उसने नाश्ता किया और फिर अपनी माँ से कहा, अच्छा माँ, अब मैं चलता हूँ। और वो बिना कुछ कहे चला गया। संध्या उसे जाते हुए देखती रही। उसके मन में सवाल और बढ़ गए कि भिखारी आखिर कौन है। संध्या अंदर आई और सावित्री देवी से पूछा, माँ जी ये कौन है। सावित्री देवी ने उसे देखा और प्यार से बोली, बेटी हर बात का एक सही समय होता है। वो रुकी और कहा, समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा, अभी तुम परेशान मत हो। संध्या चुप हो गई, लेकिन उसे चैन नहीं मिला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो भिखारी कौन है। उधर तनु के लिए हालात बहुत ख़राब हो गए थे। राधा देवी बहुत कठोर हो गई थीं और आकाश भी बात बात पर नाराज़ रहता था। तनु सब सहती रही। एक दिन खाने में नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया। ये छोटी सी बात थी, लेकिन राधा देवी ने बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। तनु घबरा गई और अपनी सफाई देने लगी, लेकिन बहस बढ़ गई। तभी आकाश घर आया। उसने आते ही तनु पर चिल्लाना शुरू कर दिया। तनु अपनी बात कहना चाहती थी, लेकिन उसने एक नहीं सुनी और गुस्से में आकर तनु को घर से निकाल दिया। सब कुछ एक पल में ख़त्म हो गया। तनु सन्न रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब कुछ नहीं बचा था। आकाश ने उसे घर से बाहर कर दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। तनु वहीं खड़ी रोती रही। अब उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। वो धीरे धीरे अपने मायके की तरफ चल पड़ी। जब वो घर पहुंची तो सुमन उसे देखकर घबरा गई। क्या हुआ? तनु रोते हुए बोली, माँ, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। सुमन ये सुनकर दंग रह गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। पूरे घर में शोक छा गया। शाम को जब अमर घर आया और तनु को इस हाल में देखा तो वो बहुत दुखी हुआ। तनु ने रोते हुए सब बता दिया। अमर चुप हो गया। उसके चेहरे पर बेबसी साफ दिख रही थी। सुमन पछतावे में डूबी थी। अगली सुबह अमर बहुत परेशान था। वो इस दुख को सहन नहीं कर पाया। अचानक उसके सीने में दर्द हुआ और वो गिर पड़ा। तनु और सुमन उसकी तरफ भागीं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई। घर में कोहराम मच गया। गांव वाले अमर के घर जमा हो गए। घर में हर तरफ दुख का माहौल था। अमर का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब घर एकदम खाली और खामोश हो गया। कुछ दिन बीत गए। अमर के जाने के बाद
घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा। मजबूरी में दुकान भी बेचनी पड़ी। कुछ दिन तो गुजारा चला, लेकिन धीरे धीरे पैसे ख़त्म हो गए। अब उनके पास ना कोई सहारा था और ना कोई आमदनी। घर की हालत ख़राब होने लगी। सुमन और तनु बहुत परेशान रहने लगीं। एक दिन सुमन ने रोते हुए कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने संध्या के साथ बहुत बुरा किया। तनु ने सिर झुका लिया। दोनों को बहुत पछतावा हो रहा था। गांव वालों ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। सबको पता था कि उन्होंने संध्या के साथ क्या किया था। शायद ये उनके बुरे कर्मों का फल था। अब उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। दूसरी तरफ कुछ समय बाद एक दिन दरवाज़ा खुला और वही लड़का घर आया, लेकिन इस बार वो भिखारी नहीं लग रहा था। उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने थे। संध्या उसे देखकर हैरान रह गई। सावित्री देवी आगे बढ़ी। आ गए बेटा? वो मुस्कुराया। हाँ माँ, आ गया। संध्या ने पूछा, आप तो भिखारी थे, ये सब क्या है? वो कुछ पल चुप रहा और फिर बैठ गया। आओ बैठो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। संध्या उसके सामने बैठ गई। उसने कहा, आज तक मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन आज तुम्हें बता रहा हूँ, मगर ये बात किसी को मत बताना। संध्या ने हाँ कहा। फिर उसने बताया, मेरा नाम यश है। मैं गुप्तचर विभाग रॉ का एक अधिकारी हूँ। संध्या दंग रह गई। वो आगे बोला, मैं एक मिशन पर था जिसके लिए मुझे भिखारी बनना पड़ा। कई महीनों से मैं इसी काम में लगा था और अब मेरा मिशन पूरा हो गया है। उसने गंभीरता से कहा, लोगों के लिए मैं भिखारी था, लेकिन असल में मैं देश के लिए काम कर रहा था। वो संध्या को देखता रहा और फिर प्यार से बोला, मैं तुम्हें यहाँ बिना किसी वजह के नहीं लाया था। संध्या चुप रही। मैं चाहता हूँ कि अब हम अपनी नई ज़िंदगी शुरू करें। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम राज़ी हो? संध्या ने कुछ नहीं कहा, बस उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। कुछ दिनों बाद उनकी शादी बहुत धूमधाम से हुई। घर में बहुत खुशियाँ थीं। संध्या बहुत खुश थी। यश उसका बहुत ख्याल रखता था। समय बीतता गया और दोनों बहुत खुशी से रहने लगे। एक दिन यश ने मुस्कुराकर कहा, चलो आज शहर घूमने चलते हैं। संध्या तैयार हो गई। दोनों गाड़ी में बैठकर शहर की तरफ निकल गए। संध्या बाहर देख रही थी और अपनी नई ज़िंदगी को महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद यश ने गाड़ी रोकी। चलो यहाँ कुछ खा लेते हैं। दोनों गाड़ी से उतरे। जैसे ही वो आगे बढ़े, संध्या के कदम अचानक रुक गए। उसने देखा कि फुटपाथ के किनारे दो औरतें बैठी थीं। उनके कपड़े फटे हुए थे और वो भीख मांग रही थीं। संध्या को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो पहचान गई, वो उसकी चाची और तनु थीं। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी। चाची, आप यहाँ? सुमन ने सिर उठाया। पहले तो वो पहचान नहीं पाई, लेकिन फिर संध्या को देखकर हैरान रह गईं। संध्या, तुम? उनकी आवाज़ काँप रही थी। तुम जिंदा हो? संध्या ने शांत स्वर में कहा, हाँ चाची, मैं संध्या ही हूँ। फिर उसने यश की तरफ इशारा किया, और आपने मुझे जिस भिखारी को दिया था वो यही है। ये सुनकर सुमन रोने लगी। वो बोली, बेटी, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तनु भी सिर झुकाए बैठी थी। संध्या कुछ पल चुप रही और फिर बोली, आपने जो किया वो माफ़ी के लायक तो नहीं था, लेकिन मैं आपको माफ़ करती हूँ। उसने कुछ पैसे निकाले और उनके कटोरे में रख दिए। फिर वो वहाँ से मुड़ गई। यश उसके साथ था। दोनों एक रेस्टोरेंट में चले गए। यश ने धीरे से पूछा, ये वही लोग हैं? संध्या ने सिर हिलाया। हाँ, वही हैं। संध्या ने एक गहरी सांस ली, जैसे उसने अपने पुराने दुख को पीछे छोड़ दिया हो, और इस तरह उसकी ज़िंदगी एक नई रोशनी के साथ आगे बढ़ गई। इंसान जो दूसरों के साथ करता है वही एक दिन उसके सामने आता है, इसलिए हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल
कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।